चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम हैं वो सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी में एक होम्योस्टेसिस या फिक्स एनवायरनमेंट बना रहे। कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें सब ऑर्गन मिलजुल के काम करते हैं, हमारी बॉडी नॉर्मल चलती रहे। जैसे जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो अपने आप हार्ट बीट बढ़ जाती है, अपने आप मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, अपने आप रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, तालमेल बना रहता है। जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए उतना ब्लड फ्लो होता रहता है, जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। जब हम आराम करते हैं तो ये स्लो हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है, होम्योस्टेसिस प्रोसेस है। अपने आप हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट काम करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूराइन ज़्यादा निकलता है, जब पानी कम पीते हैं यूराइन कम निकलता है। इसी तरह से जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, जब ठंडा लगती है तो हम कप आ जाते हैं, हमें शिवरिंग हो जाती है। ये सारा का सारा ऑटोमेटिक कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, होम्योस्टेसिस है। इस काम को करने के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल्स में दोनों सिस्टम पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम सिलेंट्रेटा से स्टार्ट होता है, वहाँ नर्व नेट है, वहाँ ब्रेन वगैरह नहीं होते। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। इस चैप्टर में हम इन्हीं का जिक्र करेंगे कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में से नर्वस सिस्टम का ये चैप्टर है, एंडोक्राइन का चैप्टर आगे आएगा। नर्वस सिस्टम में जो नर्व हैं वो नर्व मैसेज ले जाती हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को, और उसके रेस्पॉन्स में मैसेज देती हैं। जो भी मैसेज आता है, जो भी फीलिंग आती है, जो भी स्टिमुलस आता है, रिसेप्टर उसको गेन करते हैं और उसके रेस्पॉन्स में वो रिएक्शन करते हैं और इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर भी रखते हैं। जैसे हमने बचपन में कोई चीज़ पढ़ी है तो जब हम बड़े हो जाएंगे वो चीज़ हमारे ध्यान रहेगी। हमें एक बार आग देख ली, हमें पता लग जाएगा ये गर्म होती है, तो हम सारी ज़िंदगी उसका यूज करते हैं। ये स्टोर इन्फॉर्मेशन है। हमारी बॉडी में इसके लिए रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर में हमारे सिलेबस में दो ही रिसेप्टर हैं, एक आई और एक ईयर। वैसे रिसेप्टर बहुत तरह के होते हैं। नर्वस सिस्टम के तीन मेन फंक्शन है। रिसीविंग है पहला, ये सब इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है एनवायरनमेंट से। प्रोसेसिंग, उन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ब्रेन को यूज करके। रेस्पॉन्डिंग, और उनके रेस्पॉन्स में फिर ये रिएक्शन करता है, रेस्पॉन्ड करता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज नेटवर्क है जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। एंडोक्राइन सिस्टम में केवल ग्लैंड्स आती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिनसे हार्मोन निकलता है। नर्वस सिस्टम एक तरह से इम्पल्स के थ्रू काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू काम करता है, मैसेज के थ्रू काम करता है। और नर्वस सिस्टम में ही हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन भी नर्वस सिस्टम से होती है। नर्वस सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम ज़्यादा एडवांस नहीं होता, हायर ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम खूब एडवांस होता है। और वहाँ नर्वस सिस्टम को हम दो मेन भागों में बांटते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के सेंटर में होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी के पेरिफेरल पार्ट में होता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं केवल, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, एक उसमें हमारी पेरिफेरल नर्व और एक हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें जो नर्व फाइबर होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के होते हैं, एक एफेरेंट और एक एफेरेंट। एफेरेंट नर्व फाइबर इम्पल्स टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर ले जाते हैं, चाहे वो ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो। और जो इफेरेंट हैं वो वापस लाते हैं मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू या ऑर्गन की ओर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आती हैं। ऑटोनोमिक में हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं। पहले हम जिक्र नर्व सिस्टम की करेंगे। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन हमारी जो नर्व की यूनिट है, न्यूरॉन का डायग्राम आपने पहले भी देखा हुआ है। आप शुरू से न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल नर्व सेल है। नर्व सेल को हम तीन पार्ट में बांटते हैं, साइटोन या सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। पहले हम साइटोन की बात करते हैं। साइटोन एक अमीबा की तरह की वेरिएबल शेप की स्ट्रक्चर है जिसको सेल बॉडी भी कहते हैं। इसमें वो सारे पार्ट होते हैं जो एक सेल में होने चाहिए। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसकी मेम्ब्रेन को हम न्यूरोलेमा कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूरोफाइबर नर्व कंडक्शन के लिए होते हैं। इसमें निजल ग्रेन्यूल होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक पार्ट है। इसके ये ब्रांच इसमें
चारों तरफ होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट छोटी और ब्रांच प्रोसेस है नर्व सेल के, ये एफरेंट होते हैं और ये साइटोन की ओर ऑर्गन से मैसेज को लाते हैं। एक्सोन एक लंबा सिलेंड्रिकल पार्ट है जो नर्व इम्पल्स सेल बॉडी से लेके और ये दूसरी न्यूरॉन तक ले जाता है। यह बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसके एंड में ब्रांचिंग होती है, जिसको हम आर्बोराइजेशन कहते हैं। हर ब्रांच के कोने पर एक सिनेप्टिक नोब होती है। सिनेप्टिक नोब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, छोटे छोटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की गोलियों के रूप में, इनकी वेसिकल के रूप में, उनको हम सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। और ये सिनेप्टिक वेसिकल ये न्यूरोट्रांसमीटर को आगे प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद सिनेप्स है, इनका किसी अगली न्यूरॉन के साथ या किसी मसल्स के साथ जोड़, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी ये सिनेप्स बनता है। सिनेप्स एक तरह का जोड़ है एक सिनेप्टिक नोब का किसी भी आगे ब्रांच से। सिनेप्स में जो न्यूरॉन है ये कंटिन्यूस नहीं होती, वास्तव में यहाँ एक बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसे हम सिनेप्टिक वेसिकल सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ये आपको एक जोड़ दिखाया हुआ है, आप देखें ये सिनेप्टिक नोब है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ये बहुत सारे ये नीजल ग्रेन्यूल दिखाए हुए हैं। ये सिनेप्टिक वेसिकल है इसकी फॉर्म में, और सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है जो दो तरह का हो सकता है, एक होता है इसका एसिटाइल कोलिन और दूसरा होता है इसमें एसिटाइल कोलिन और दूसरा एडिनिलिन। या तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है या एडिनिलिन होता है। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, इस जगह को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं या प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। और इसमें कुछ ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर कहते हैं। वो रिसेप्टर इस न्यूरोट्रांसमीटर को फील करते हैं और इसके बाद अगली या तो नर्व या मसल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका जोड़ है एक इसका नोब का किसी नर्व या किसी मसल्स के साथ। एक्सोन दो तरह की हो सकती है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड वो एक्सोन होती है जिनके ऊपर माइलिन की सीट चढ़ी होती है, और नॉन माइलिनेटेड होते हैं जिसके उसके ऊपर सीट चढ़ी हुई नहीं होती। माइलिनेटेड को मेडुलेटेड भी कहते हैं और नॉन माइलिनेटेड को नॉन मेडुलेटेड भी कहते हैं। माइलिनेटेड या मेडुलेटेड एक ही बात होती है। और इन बीच बीच में स्वान सेल से ये ढकी हुई होती हैं। स्वान सेल एक तरह की, इनके ऊपर ये एक तरह की इलेक्ट्रिक प्रूफ कवरिंग बना देती है, एक सीध बना देती है। जहाँ ये नहीं होती, बीच बीच में गैप होता है, उसे कहते हैं नोड ऑफ रेवियर। नोड ऑफ रेवियर आप इसमें जब देखेंगे एक नर्व सेल की स्ट्रक्चर तो आपको दिख जाएगा कि ये जो है नोड ऑफ रेवियर, वहाँ ये कंटिन्यूस नहीं होती, उसको हम नोड ऑफ रेवियर कहते हैं। आप ये देखें, ये आपकी एक नर्व सेल की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। इस नर्व सेल की स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नर्व सेल की स्ट्रक्चर है। इस नर्व सेल में ये देखें, ये नीजल ग्रेन्यूल दिखाए हुए हैं, ये डेंड्राइट है, इसका ये नोड ऑफ रेवियर ये जहाँ पर ये स्वान सेल नहीं है। ये लंबा प्रोसेस, ये इसका एक्सोन है और ये सिनेप्टिक नोब है, ये एक्सोन टर्मिनल या आर्बोराइजेशन है। इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये जो माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड हैं ये डिफरेंट पार्ट में पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक लिक्विड भरा होता है इसके अंदर। वो लिक्विड जो है जिसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम आयन का बहुत बड़ा रोल है इसमें नर्व कंडक्शन में। नर्व कंडक्शन की बात हम करेंगे आगे। तो ये जो नर्व कंडक्शन है, नर्व मैसेज में जो नर्व इम्पल्स में मैसेज आता है वो मैसेज इन आयनों की वजह से ही जाता है। ये आयन इसमें रीअरेंज हो जाते हैं। नर्व इम्पल्स एक तरह का करंट होता है जो ये पैदा करती हैं। अब इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो ये दो तरह के कलर प्रोवाइड करता है, ग्रे और एक वाइट। ग्रे मैटर में जहाँ सेल बॉडी होती है वहाँ ग्रे मैटर होता है, और जहाँ एक्सोन होता है वहाँ वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर ग्रे कलर का होता है, वाइट मैटर वाइट कलर का होता है। ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है, स्पाइनल कोड में ग्रे मैटर अंदर होता है। स्पाइनल कोड बाहर से वाइट कलर का दिखता है, ब्रेन बाहर से ग्रे कलर का दिखता है। इस तरह से ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर इनकी केवल इनकी अरेंज की पोजीशन है। अब आता है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व जो मैसेज लाते हैं वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में होता है, एक कंडक्शन की फॉर्म में होता है, एक करंट की फॉर्म में होता है। न्यूरॉन एक्साइटेबल है, जब भी कोई इसके ऊपर मैसेज आता है, कोई इम्पल्स आता है, कोई स्टिमुलस आता है, बाहर से कोई संवेदना आती है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है,
या कोई हीट है या कोई कोल्ड है या कोई किसी भी तरह की कोई सेंस है, तो इनके अंदर एक करंट पैदा होता है, एक नर्व इम्पल्स पैदा होती है। वास्तव में इसकी जो मेम्ब्रेन है नर्व में की, उसमें कुछ तरह के आयन चैनल होते हैं इस मेम्ब्रेन पे। ये आयन चैनल सेलेक्टिव परमेबल होते हैं। इसकी 3 स्टेज हैं, एक है रेस्टिंग पोटेंशियल, दूसरी है एक्शन पोटेंशियल और फिर आगे रेस्टिंग पोटेंशियल। हम पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। इन आयन चैनल में जब रेस्टिंग फेज में है तो एक्सोन मेम्ब्रेन ये पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमेबल होती है और सोडियम के लिए नॉन परमेबल होते हैं, जिससे क्या होता है कि इस मेम्ब्रेन में एक्सोप्लाज्म में अंदर की ओर तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं, और बाहर की ओर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सोडियम आयन बाहर की ओर ज़्यादा होते हैं। क्योंकि सोडियम के लिए परमेबल नहीं है, इसलिए सोडियम आयन बाहर से अंदर नहीं आ सकते। पोटेशियम आयन के लिए परमेबल है, पोटेशियम आयन बाहर जा सकते हैं, इसलिए बाहर से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और अंदर से ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इसके अंदर आयन चैनल होते हैं, आयन चैनल को हम सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। वास्तव में आयन चैनल में 3 और 2 की रेशो होती है। जब ये सोडियम पोटेशियम चैनल पंप काम करता है तो 3 सोडियम अंदर आ जाते हैं, 2 पोटेशियम बाहर आ जाते हैं। वास्तव में इसकी परमेबिलिटी चेंज होती है, कब होती है? जब कोई बाहर से स्टिमुलस आता है। जैसे ही इंटू स्टिमुलस आएगा, मान लो मेरे पैर में कोई सुई चुभी, तो रिसेप्टर सेल जो हैं, जो नर्व सेल हैं, उनमें परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी। उनमें ये जो चैनल है, इस चैनल की परमेबिलिटी चेंज होने के कारण से इसकी परमेबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ जाएगी, पोटेशियम के लिए घट जाएगी। से 3 सोडियम आयन बाहर, सोडियम आयन अधिक थे तो बाहर से 3 सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये अंदर से पॉजिटिव चार्ज बन जाती है और बाहर से ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। पहले से अब इसकी पोलरिटी रिवर्स होगी। पहले बाहर ज़्यादा पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया। अब इसको हम एक्शन पोटेंशियल में कहते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल में तो बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल में अंदर से ये पॉजिटिव हो जाती है और बाहर से नेगेटिव हो जाती है। और ये उस जगह पे होता है जहाँ पे इम्पल्स आई है, जहाँ पे स्टिमुलस आया है, जहाँ से कोई एक्सटर्नल कोई फैक्टर आया है, जैसे सुई चुभी है या पैर गर्म चीज़ पे कोई वस्तु लगी है, तो वहाँ ये चैनल में चेंज होता है और ये चेंज होना ही नर्व इम्पल्स है। ये नर्व इम्पल्स इसी तरह से फिर ये आगे की ओर इम्पल्स चलती रहती है। ये कैसे चलती है इसको आप इस डायग्राम से देखें। यहाँ जब परमेबिलिटी चेंज होगी तो यहाँ से ये सोडियम आयन अंदर जाएंगे, पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे, जिसकी वजह से बाहर का हिस्सा नेगेटिव हो जाता है, अंदर का पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह से ये चैनल फिर ये आगे की ओर सरकता है। यही प्रोसेस आगे की ओर सरक जाती है। अगला हिस्सा फिर नेगेटिव हो जाएगा, पिछला हिस्सा फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से कंटिन्यूस इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होता रहता है। जहाँ पहले पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये बाहर से नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, अंदर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और इस तरह से ये पोलरिटी आगे बढ़ती चली जाएगी। इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल आगे चलती चली जाएगी, जब ये एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स उस पर सिनेप्स पे पहुँचेगी तो क्या होगा? सिनेप्स के अंदर बहुत सारी इसमें वेसिकल है। वो वेसिकल इस इम्पल्स की वजह से इसमें से आगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में निकल जाएंगी। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो उस न्यूरोट्रांसमीटर को, जो उसमें से वेसिकल में से आया है, उस न्यूरोट्रांसमीटर को गेन करेंगी। उस न्यूरोट्रांसमीटर से वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो उसकी फिर से परमेबिलिटी चेंज कर देता है। वो वास्तव में एक तरह का स्टिमुलेटर का काम करता है, जिसके कारण से ये मैसेज अगली न्यूरॉन में चला जाता है। इस तरह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ये इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ जाके कुछ एंजाइम होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ देते हैं। इस तरह से तोड़ने के बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है आगे जाने के बाद उसकी परमेबिलिटी चेंज करने के बाद फिर से ये आगे चला जाता है। इस तरह से ये एक्शन पोटेंशियल पूरी न्यूरॉन में बड़ा फास्ट चलता है। इसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज़ी से होती है और इस तरह से करंट वो चला जाता है और ये करंट ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पेशल पार्ट पे जाके इसका मैसेज वापस आ जाता है एक
इफेरेंट न्यूरॉन के द्वारा, और वो उस टारगेट ऑर्गन पे जाके उसके रेस्पॉन्स करता है, या तो मसल्स को मूव करेगा या सेक्रेशन करेगा, ये इसका जनरली रेस्पॉन्स होता है। रेस्पॉन्स के लिए या तो हमारी मसल सेल जो कि एक्टिविटी करेंगी, या नर्व सेल हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन निकालेंगे तो ग्लैंड पे जाता है, या हमारी मसल्स पे जाता है। और इस तरह से ये काम करता रहता है, ये इसका रेस्पॉन्स होता है, और ये फिर ऐसे ही शांत हो जाता है, इसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। ये था हमारा इसकी इम्पल्स की वर्किंग। इसको आप ध्यान से देखें, ये डायग्राम आपने बनाना है। इस डायग्राम में ये दो उन्होंने दिया हुआ है, पहला है इसमें रेस्टिंग पोटेंशियल, दूसरा है इसमें एक्शन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल या पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, इसके बाद फिर से ये पोलरिटी उसी फॉर्म में आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ये लगातार चलता रहता है, और इस तरह से ये रिसेप्टर इसको लेते रहते हैं और ये रिसेप्टर इसके प्रति रेस्पॉन्स करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, और हमारी बॉडी में इसका मैसेज लगातार आता रहता है। जब भी कोई बाहर से स्टिमुलस आता है तो उसका रेस्पॉन्स हमारी बॉडी में इसी के थ्रू आता है। हर स्टिमुलस के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर उसके रेस्पॉन्स में रिएक्शन करते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के सेंटर में एक नर्वस सिस्टम होता है जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन हमारे सिर में, हमारे जो स्कल है उसके अंदर स्थित होता है। वो जो ब्रेन है, ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ब्रेन हमारी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में मेल और फीमेल में दोनों में ब्रेन में थोड़ा सा फ़र्क है। फीमेल में लगभग 100 ग्राम ब्रेन कम होता है, मेल में ब्रेन ज़्यादा होता है। ब्रेन की डिफरेंस की वजह से ही मेल और फीमेल की एक्टिविटी में, सोच में, कार्य क्षमता में अलग अलग अंतर होता है। फीमेल में कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो फीमेल में ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से फीमेल उन काम को अच्छी तरह कर लेते हैं जिनको एक मेल करते हुए आसानी से दिक्कत मानता है, परेशानी मानता है। मेल में ये एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी मेल की ऐसी होती हैं जो फीमेल नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रेन में दोनों में फ़र्क है। ये जैसे कि मैंने बताया, मेल में ब्रेन का वज़न 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। फीमेल में ब्रेन का वज़न 1250 से 1300 ग्राम के बीच होता है। इस तरह से हमारा जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी और उसमें सेंटर भी अलग अलग हैं। हम ब्रेन को अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन के ऊपर 3 मेम्ब्रेन का एक कवरिंग चढ़ी रहती है। ये ब्रेन की सुरक्षा के लिए। ब्रेन के ऊपर, सबसे ऊपर तो स्कल होता है, स्कल के नीचे अगर हम ब्रेन को देखें तो ब्रेन के ऊपर मेनिंजस होती हैं, 3 मेम्ब्रेन होती हैं, जो कि सबसे बाहर की तो ड्यूरा मैटर होती है और बीच में पतली अरेक्नोइड मैटर होती है और इसके नीचे पिया मैटर होती है। इनके बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या CSF। हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हमारे ब्रेन में बाहर की ओर ग्रे मैटर होता है, अंदर की ओर वाइट मैटर होता है। फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, जो लगभग हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट बनाता है। फोर ब्रेन में मेनली 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। पहले हम सेरिब्रम की बात करें। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ये ब्रेन का लगभग 80% मास बनाता है। इसके में 2 लोब होते हैं जिन्हें हम लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में एक गहरी फिशर होती है और इसको कार्पस कैलोसम इन दोनों फिशर को आपस में जोड़ता है। कार्पस कैलोसम लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसमें 200 मिलियन के आसपास नर्व फाइबर होते हैं। इसमें ब्रेन के दोनों पार्ट के बीच जो तालमेल का काम है वो कार्पस कैलोसम ही करता है। कार्पस कैलोसम में कुछ ये माइलिनेटेड फाइबर होते हैं और हर हेमिस्फीयर में दोनों में राइट और लेफ्ट में कनकेव इन्फीरियर और फ्लैट मिडल सरफेस होती है। इसमें बहुत सारे फोल्ड जिनको हम सल्कस और बहुत सारे ये इवेजिनेशन गायरी कहलाते हैं। ब्रेन के बाहरी पार्ट को कोर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं। इसका एरिया 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है, जो ब्रेन के इनर फोल्ड के एरिया के तुलना में बहुत ज़्यादा है। ब्रेन के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। ये नर्व फाइबर, कौन सा नर्व फाइबर कहाँ है, कैसे इनका कनेक्शन है, इसका आज तक भी हमें पूरा पता नहीं लगा हुआ है। ब्रेन में बाहर का हिस्सा ग्रे मैटर है, अंदर का हिस्सा वाइट मैटर है।
हमारे जितने सेंसरी फंक्शन हैं, जितनी भी फीलिंग है वो सारी हम ब्रेन से करते हैं। हम सूंघते भी ब्रेन से हैं, हम देखते भी ब्रेन से हैं, हम टेस्ट भी ब्रेन से करते हैं। इसके अलावा ब्रेन के द्वारा ही हमें सर्दी गर्मी का अनुभव होता है, प्रेशर का अनुभव होता है, टेम्परेचर का अनुभव होता है। ब्रेन में बहुत सारे एसोसिएशन एरिया हैं, हर एरिया एक डिफरेंटली डेवलप है। किसी में ये हमारा जैसे फीलिंग का एरिया ज़्यादा डेवलप है, किसी के अंदर मेमोरी का एरिया ज़्यादा डेवलप है, किसी के अंदर विजुअल एरिया ज़्यादा डेवलप है, किसी के अंदर ऑडिटरी एरिया ज़्यादा डेवलप है। हर एक एरिया के अलग अलग सेंटर होते हैं। हमारे ब्रेन में इसमें 4 सेरेब्रल इसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब होते हैं। इन चारों लोबों को, ये लोब उसी क्रम में जिस क्रम में हमारे स्कल की बोन्स हैं। आप देखें इसमें, ये आपको डायग्राम में लोब दिखाए हुए हैं। सबसे आगे फ्रंटल लोब है, इसके पीछे पैराइटल लोब है, नीचे की ओर टेम्पोरल लोब है और आगे नीचे ये जो पैराइटल लोब है वो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। तो ये 4 लोब हैं। ये चारों लोब अलग अलग हैं। सबसे आगे की ओर फ्रंटल और नीचे की ओर पैराइटल, ये, और इसके पीछे ये टेम्पोरल और ये हमारे आगे जो गर्दन के ऊपर ये है ऑक्सीपिटल। तो 4 हमारे इसमें ब्रेन में लोब होते हैं और चारों लोब अपने अलग अलग डेवलप हैं। इसमें से बहुत सारे, ये इनको लोब का पता लगाने के लिए इनके बीच में एक फिशर बनी हुई है अंदर की ओर, वो फिशर इनको अलग करती है। जैसे फ्रंटल पैराइटल के बीच में फ्रंटो पैराइटल फिशर है, पैराइटल टेम्पोरल के बीच में पैराइटो टेम्पोरल फिशर है। इसी तरह फ्रंटल और ये ऑक्सीपिटल के बीच में फ्रंटो ऑक्सीपिटल फिशर है। तो ये 3 फिशर हैं जो इसको 4 हिस्सों में बांटती हैं। हमारे इसमें एक ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल है, खाली जगह होती हैं, केविटी होती है, जिनके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इन खाली जगह को इनको वेंट्रिकल कहते हैं। वेंट्रिकल वास्तव में केविटी है। पहला और दूसरा वेंट्रिकल क्लोज होते हैं, हेमिस्फीयर से बंद होते हैं, और पीछे की ओर थर्ड वेंट्रिकल के से जुड़े होते हैं एक कॉमन अपर्चर के द्वारा, जिसे फोरामन ऑफ मनोरा कहते हैं। थर्ड वेंट्रिकल वर्टिकल स्लिट हेमिड लाइन के से चौथा वेंट्रिकल ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम के बीच में होता है। अब हम ब्रेन में अगर सेंसरी एरिया की बात देखें, ये डायग्राम आपको दिखाया हुआ है सेंसरी एरिया के लिए। इसके लिए आप देखें फ्रंटल लोब में मोटर एरिया, पेरिमेटर एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर स्पीच एरिया है। मोटर एरिया तो हमारी जो स्केलेटल मसल है, वॉलंटरी मसल है, उनको कंट्रोल करता है। परी मोटर एरिया इनवॉलंटरी मसल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। एसोसिएशन एरिया डिफरेंट ऑर्गन के बीच तालमेल बनाता है, और ये लर्निंग सीट है रीजनिंग, मेमोरी और क्रिएटिव एबिलिटी की। स्पीच और स्मेल एरिया भी इसी के अंदर पाया जाता है। विल पावर, पर्सनैलिटी, एक्सप्रेशन आदि इसी से कंट्रोल होते हैं। पैराइटल लोब में सोमेटिक एरिया है, स्पीच एरिया और टेस्ट एरिया है। सोमेटिक एरिया जनरल सेंस, पेन, टच, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सेंसरी एरिया हमारी सेंस को, स्पीच को, टेस्ट एरिया टेस्ट को कंट्रोल करता है। ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल एरिया है जो देखने को कंट्रोल करता है, और ऑडिटरी एरिया सुनने को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब में ओल्फैक्टरी एरिया जो स्मेल के लिए है, और कोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रेशन के लिए एरिया। इस प्रकार सारे सेंसरी एरिया हमारी सारी सेंस को कंट्रोल करते हैं। सेरिब्रा के एक स्ट्रक्चर है सेरिब्रम के चारों ओर, जिसको हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस के जो पास एक दूसरा एरिया हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस वास्तव में एंडोक्राइन पार्ट का कंट्रोल सेंटर है। इसके से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड है, और हाइपोथैलेमस में से कुछ हार्मोन का सेक्रेशन भी होता है, और हाइपोथैलेमस के कुछ सेल न्यूरॉन में गई हुई हैं जो उसके पिट्यूटरी में, जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करती हैं। न्यूरो हार्मोन से ये कुछ हार्मोन निकलते हैं जो इसके न्यूरो हार्मोन का पार्ट है हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस हमारे इसको कंट्रोल करती है एंडोक्राइन सिस्टम को। इसके बाद इसमें कुछ स्ट्रक्चर हैं जैसे अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा, और लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ एक्साइटमेंट, प्लेजर, फियर, इनको भी मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। इसके बाद आते हैं ओल्फैक्टरी लोब। हमारे इसमें 2 पेयर ओल्फैक्टरी लोब के हैं, इन जिसमें ओल्फैक्टरी बल्ब और ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट होती हैं। जो इसका फुला हुआ हिस्सा है वो बल्ब होता है, इसके साथ जो पीछे ब्रांच होती है एक तरह के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, वो इसकी ट्रैक्ट होती हैं। डायनसिफेलान एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें तीसरा वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इसमें ऑप्टिक काइज़मा होता है, ये ब्रेन का बड़ा छोटा पार्ट है। पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो वास्तव में कुछ हार्मोन तो हाइपोथैलेमस के हैं और कुछ हार्मोन पिट्यूटरी से हैं। इसमें भी पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है, क्योंकि ये सारी दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। इसके बाद इसमें हमारे जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें डायनसिफेलान के साथ इसमें हमारी डिफरेंट
सेंटर है हिप्पोकैम्पस भी हमारी सिग्नल से कंट्रोल करता है, डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी, हमारे दूसरे पार्ट, ये इसके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल है। मिड ब्रेन ब्रेन का बड़ा छोटा सा पार्ट है जो थैलेमस हाइपोथैलेमस के बीच में होता है। इसमें एक कैनाल होते हैं जिसे सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इसमें 4 राउंड स्वेलिंग है जिनको हम कार्पोरेरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन मिला के ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ब्रेन इसके ऊपर ही टिका हुआ होता है। इसके बाद वेंट्रल साइड में इसमें 2 स्वेलिंग, 2 गांठ सी होती हैं, एक को इन्फीरियर कहते हैं नीचे वाली को, ऊपर वाली को सुपीरियर कहते हैं, सुपीरियर कोलिकुलियन। हर साइड में एक डोर्सल सरफेस पे। सुपीरियर को हम कार्पोरा बाइजेमिना कहते हैं और इन्फीरियर कोलिकुली को हम कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। इस प्रकार से ये मिड ब्रेन में इधर से उधर गई हुई होती है। मिड ब्रेन में ये सर्कुलेशन होता है और ये ब्रेन को थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल से कलेक्ट करते हैं। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में भी वही लिक्विड भरा हुआ होता है, अर्थात सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जिसकी स्ट्रक्चर प्लाज्मा के इक्विवेलेंट है। इसमें जो ऑप्टिक लोब्स हैं, जो 2 ऑप्टिक लोब्स हैं, वे हमारे ऑडिटरी और विजुअल को कंट्रोल करते हैं। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लंगेटा। पोन्स वेरोली सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो थिक बैंड है, जो हमारे मिड ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ता है। ये वास्तव में जो एक तरह से जो हमारा जो मिड ब्रेन है उसके लिए ये गेटकीपर का काम करता है। तो ये हायर ब्रेन सेंटर के साथ इसका कनेक्टेड है, ये दोनों के बीच तालमेल को बनाए रखता है। इसमें जो रेस्पिरेशन है उसका कंट्रोल सेंटर भी इसी के अंदर होता है। सेरिबेलम को हम छोटा दिमाग भी कहते हैं, ये पीछे की ओर होता है, 1/8 ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें कन्वोलेटेड सरफेस होती हैं और ये भी इसका भी एरिया बहुत सारा होता है, बहुत सारे न्यूरॉन इसमें होते हैं। इसमें भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक छोटा मीडियन पोर्शन वर्मिस कहलाता है और इसमें भी बहुत सारी सेल्स पाए जाते हैं, फ्लास्क की तरह, जिन्हें पुरकिंजे सेल कहते हैं। और इसमें बहुत सारे फोल्डिंग और इसमें ग्रे मैटर की जो शीत ढकी हुई होती है, यह हमारे वॉलेंटरी मूवमेंट को और बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा इसका पोस्ट पार्ट है जो कि इसको ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ये इस मेडुला में भी कुछ सेंटर होते हैं जो रेस्पिरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर हमारे हार्ट की एक्टिविटी को और जो स्टोमक से सेक्रेशन को, गैस्ट्रोवैस्कुलर सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है और इस प्रकार से इसके ऊपर एक कवरिंग भी चढ़ी है। कवरिंग यहाँ भी उसी तरह, इसमें भी एक ओपनिंग है, लेटरल अपर्चर फोरामिना ऑब्लुस्का और एक मीडियन अपर्चर है फोरामिना मैगेंटी। इस प्रकार ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें सारे में को जाता रहता है। यह स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, हार्ट बीट, सलाइवेशन, बीपी और यूरिनेशन और डिफेकेशन कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन में लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल राइट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद रेटिकुलर एक्टिवेटी सिस्टम डिफ्यूज नेटवर्क नर्व सेल का होता है जो नर्व ट्रैक्ट में, इसको हम रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें से सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्क्रीनिंग होकर तभी ब्रेन को जाती है, हर एक्टिविटी ब्रेन को नहीं जाती। कुछ एक्टिविटी बाहर ही हम जिक्र करेंगे, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन है, उसमें ब्रेन का इन्वॉल्व नहीं होता, सारी मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता। ब्लड ब्रेन बैरियर, ये एक ऐसा बैरियर है, एक ऐसा पाथ है जो लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेन टिश्यू तक जाने से ये कंट्रोल करता है। ये कैपिलरी और एंडोथेलियल सेल ये टाइट जंक्शन से जुड़ी रहती हैं। ब्रेन के फंक्शन, जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा, ब्रेन के फंक्शन सारे सेंस ब्रेन से कनेक्टेड हैं। स्मेल, विजन, हियरिंग, इसके अलावा गस्टेशन, ये सारी की सारी फीलिंग, समझना, स्टोरेज करना, मेमोरी, ये सारी हमारी जितनी मसल्स हैं उन सब का कंट्रोल, किसी चीज़ का फीलिंग, ये सारा ब्रेन से है। हार्मोनल कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोनल कंट्रोल को कंट्रोल करती है। इस प्रकार से इसमें सेक्सुअल डिजायर भी इसी की वजह से है, कंट्रोल हमारे ब्रेन का भी इसी की वजह से है, हमारे हार्ट का कंट्रोल भी है, हमारे मसल्स का कंट्रोल भी है। हर एक में कोई ना कोई बॉडी का बैलेंस बनाना, इक्विलिब्रियम बनाना, ये भी इसी की वजह से है। पोन्स वेरोली इम्पल्स को एक साइड से दूसरी साइड तक ले जाना, मेडुला ऑब्लंगेटा कार्डियक कंट्रोल सेंटर, हमारे ब्रेन की कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। हमारे ब्रेन के ऊपर 3 मेनिंजस इसकी कवरिंग है जो ब्रेन को कंट्रोल करती हैं, जो कि ब्रेन को एक तरह चोट लगने से बचाती हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग है और उनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। इसके अलावा हमारे ब्रेन में सेरिब्रल स्फीयर बहुत हाईली डेवलप है और हमारे ब्रेन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में
न्यूरॉन सेल लगी हुई हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। आदमी में ब्रेन रेशो सबसे ज़्यादा होती है। नर्व सेल वास्तव में मैच्योर सेल होती हैं, ये डिवाइड नहीं करती, इसलिए इनमें रीजनरेशन पावर मिनिमम होती है। नर्व सेल को जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई खूब होती है, लेकिन इनमें जो ग्लूकोज स्टोर नहीं होता, इनके अंदर फूड स्टोर करने की एबिलिटी नहीं होती। जैसे ही इनके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सेल डेड हो जाती हैं और इनकी रिकवरी नहीं होती। इसके बाद आता है EEG, रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, हमारे इसको EEG कहते हैं। EEG वास्तव में एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है। EEG जब आदमी के ब्रेन पे चोट होती है तो तब हम इसका EEG करते हैं, ये रिकॉर्ड किया जाता है बिल्कुल उसी तरह जैसे ECG है। इसमें ब्रेन की हम वास्तव में आपने सुना होगा CT स्कैन, दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ EEG। EEG में हमारे ब्रेन से वेव निकलती हैं, 4 तरह की वेव होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, थीटा। ये 4 तरह की वेव हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, थीटा। हर एक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, लेकिन पैटर्न हमेशा सेम होता है। और ये वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग इंटेंसिटी पे निकलती हैं। जब ब्रेन में चोट होती है तो इन वेव की सीक्वेंस बदल जाती है, हमें तब पता लगता है कि क्या स्थिति है। आपको देखें ये चारों वेव दी हैं। जो बीटा वेव तब निकलती हैं जिसकी जो ये फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा 14 से 30 है। जब हम बहुत अलर्ट होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं तो हमारे ब्रेन से बीटा वेव, जब हम रिलैक्स होते हैं, आराम होते हैं, तब अल्फ़ा वेव जिनकी 8 से 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो तब ड्रोपसी कंडीशन में थीटा वेव निकलते हैं 4 से 7, और जब डीप स्लीप में होते हैं तो 1 से 3 हर्ट्ज की ये डेल्टा वेव निकलते हैं। हर एक की फ्रीक्वेंसी आपको पता लग गया होगा। डेल्टा की फ्रीक्वेंसी 1 से 3, थीटा की 4 से 7, अल्फ़ा की 8 से 13 और बीटा की 14 से 30 होती हैं। तो हम इनकी फ्रीक्वेंसी देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे ब्रेन में किस तरह की कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन हाल नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। ये हमारा सडन रेस्पॉन्स है किसी पार्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। इसमें ब्रेन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया, एकदम से हमारा हाथ अपने आप पीछे को खिंच जाएगा, हमारे पैर किसी कांटे नुकीली चीज़ पर पड़ता है, हमारा पैर एकदम उठ जाता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और वो पाथ जहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन सर्कुलेट होती है, जहाँ से जाते हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये डायग्राम में एक रिफ्लेक्स आर्क दिखाई हुई है। ये हमारा हाथ है, सपोज करो ये किसी गर्म चीज़ पर डल गया, तो वहाँ से जो इसमें रिसेप्टर हैं वो रिसेप्टर पे मैसेज आएगा। यहाँ से ये मैसेज होता हुआ ये एफरेंट फाइबर के द्वारा ये हमारे स्पाइनल कोड तक जाएगा, और स्पाइनल कोड से इसका मैसेज वापस यहाँ उसी टिश्यू के मसल्स पे आएगा, और वो मसल्स एकदम काम करेंगी, हाथ को पीछे खींच लेंगी। इस रास्ते को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और ये हाथ का खींचना ये है रिफ्लेक्स एक्शन, ये उसका रेस्पॉन्स है और ये इसका आर्क है। हम इसके कई सारे अपने दैनिक जीवन में इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारी आँख के ऊपर कोई तेज़ फ्लैश पड़ जाए या कोई आँख में उंगली देने की कोशिश करे, एक सडन हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। नाक में कोई चीज़ घुस जाती है, हमें स्नीजिंग आ जाती है। इसी तरह से हम हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी, आ जाइए जब तेरा मन करे। हाँ आ जाइए, ठीक। तो इस तरह से इसके अलावा जब गले में कोई चीज़ फंस जाती है तो हमें खांसी आती है, वो भी चीज़ इसकी एक तरह की रिफ्लेक्स एक्शन है। ये रिफ्लेक्स एक्शन एक बड़ी कॉमन प्रोसेस है, हमारे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगी तो हम बहुत ज़्यादा हमें हानि होगी, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हमारा पैर कांटों से या हमारे पैर चुभने से या हमारे किसी एक्शन पर जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो रिसेप्टर ऑर्गन होता है जिस पे सेंसरी नर्व एक्शन में आती है। जिस ऑर्गन पे कोई स्टिमुलस आता है उसको हम रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं, और वहाँ से फिर मोटर नर्व के द्वारा ये फाइबर हमारे स्पाइनल कोड तक जाते हैं। जब स्टिमुलस स्पाइनल कोड तक जाता है तो स्पाइनल कोड से गैंग्लियन के द्वारा वो वापस वो मैसेज हमारे उसी ऑर्गन में मसल तक आता है। इस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क को रास्ता दिखाया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें। स्टिमुलस रिसेप्टर पे गई, सेंसरी नर्व पे गई, वहाँ से स्पाइनल कोड पे जाएगी, मोटर नर्व के द्वारा ग्लैंडिया मसल्स को जाएगी और ग्लैंडिया मसल उसके रेस्पॉन्स में एक्शन करेगा। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें। एक स्टिमुलस के लिए है, एक इसको जाएगा और यहाँ से वापस इस रास्ते से आए मसल्स को आएगा। इसके बाद एक कंडीशन रिफ्लेक्स होती है।
कंडीशन रिफ्लेक्स पावलो ने दी थी, जिसके लिए आर्टिफिशियल किसी को ट्रेंड किया था। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है, कुत्ते को उन्होंने ट्रेंड किया था कि जैसे घंटी बजी तभी उन्होंने रोटी दी। तो उन्होंने देखा कुछ टाइम के बाद कुत्ते को पता लग गया कि घंटी बजने के बाद उसको रोटी मिलती है। तो उन्होंने फिर कुछ वो रोटी देनी बंद की और घंटी बजते ही कुत्ते में सलाइवा आ जाता था। लेकिन एक कंडीशन रिफ्लेक्स टेम्परेरी होता है, अगर उसको घंटी बजाने पे ही रोटी देनी है, कुछ घंटी तो बजाते हैं रोटी ना दे तो फिर ये रेस्पॉन्स बंद हो जाता है। अच्छा, इसके बाद सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। अगर कोई मैसेज बार बार एक ही प्रोसेस में दिया जाए, जैसे मान लो पैर में कांटा चुभ रहा है तो मैसेज आएगा, सेंसरी ये रिफ्लेक्स एक्शन बनेगी। लेकिन अगर वो लगातार आ जाए तो ये जो एक्शन है ये बंद हो जाती है, क्योंकि हम उसके प्रति अडेप्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं सेंसरी रिसेप्शन। सिग्नल बार बार भेजे जाते हैं लेकिन उसका रेस्पॉन्स आ जाता है और जिसमें हम उसको चेंज नहीं कर सकते तो हम उसके लिए अडेप्ट हो जाते हैं। तो ये जो है ये सेंसरी रिसेप्शन होता है। इसलिए बहुत से आदमी ठंड में रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं, गर्मी में रहने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं। ये सारा का सारा सेंसरी रिसेप्शंस है। इस तरह से हमारी सेंस एक पार्टिकुलर उसके प्रति अडेप्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्टिमुलस हैं, ये स्टिमुलस के प्रति हमारा जो रेस्पॉन्स है वो सेंसरी अडेप्टेशन बन जाता है। इसके बाद आगे इसमें आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारे वो सेंस ऑर्गन है जो एक पार्टिकुलर सेंस को फील करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, जैसे एक्टिव रिसेप्टर टच, टेस्ट और स्मेल के लिए, साइट के लिए, ये हमारी बॉडी के बाहर होते हैं। प्रोप्रियो रिसेप्टर हमारे जॉइंट स्केलेटल मसल्स में होते हैं जो हमारी बॉडी की पोजीशन को। विसरो रिसेप्टर हमारे विसरल ऑर्गन में होते हैं। इसके बाद बैरो रिसेप्टर ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं। एक्स्ट्रो रिसेप्टर ये बॉडी के आउटसाइड होते हैं। फोटो रिसेप्टर लाइट के लिए होते हैं। फोनो रिसेप्टर साउंड के लिए होते हैं। लाइट के लिए हमारी आँख है, आँख हमारी फोटो रिसेप्टर का काम करती है। और फोनो रिसेप्टर हमारा कान है जो साउंड के लिए रिसेप्टर करता है। ओल्फैक्टो रिसेप्टर ओल्फैक्शन के लिए काम करते हैं, हमारी नाक में होते हैं। गस्टेटो रिसेप्टर ये हमारे टेस्ट के लिए काम करते हैं जो हमारी जीभ में होते हैं। इसके अलावा टैंगो रिसेप्टर ये हमारी स्किन में होते हैं जो प्रेशर के लिए काम करते हैं। रियो रिसेप्टर एयर के लिए होते हैं, वाटर करंट के लिए, हमारे अंदर ये नहीं होते, कुछ मछली वगैरह में होते हैं। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर के लिए होते हैं, ये हमारी स्किन में होते हैं। जियो रिसेप्टर ये धरती की पोजीशन के लिए, ग्रेविटी के लिए। टीलियो रिसेप्टर डिस्टेंस के लिए होते हैं। इंटीरियर रिसेप्टर बॉडी के अंदर होते हैं और जो स्ट्रेटो रिसेप्टर हैं बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए होते हैं। इसमें अब हम फोटो रिसेप्टर हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइट के लिए। ये फोटो रिसेप्टर में आई आती है, इसका जिक्र हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, इसको आप ध्यान से समझे पढ़ें।